तो बस्ती पुट कैसा होना चाहिए? बस्ती पुट जो है आज की तारीख में ये भी इररेलेवेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि आज हम किसी प्राणी की बस्ती, मतलब किसी प्राणी का यूरिनरी ब्लैडर बस्ती देने के लिए यूज नहीं करते। तो हम क्या यूज करते हैं? हम सिरिंजेस यूज करते हैं, हम बस्ती पात्र यूज करते हैं जहां पर ग्रेविटी से बस्ती दी जाती है। उसके बाद हम अम, मतलब एनिमा सिरिंजेस नाम से अलग आती हैं जो बड़ी होती हैं, more than 100 ml. So you get it at various sizes, 250, 500, 750, 1 लीटर। 1 लीटर वाली मैंने कभी ली नहीं है, आती है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट 750 ml तक तो 100% आती है। तो ये बस्ती पुट की जगह आज हम सिरिंजेस यूज करते हैं, और बस्ती नेत्र की जगह हम कैथेटर्स यूज करते हैं। कैथेटर्स यूज करने का कुछ फायदा है, कुछ नुकसान है। फायदा ये है कि बिना तकलीफ हुए, क्योंकि बस्ती नेत्र अगर सोने का भी होगा, भले बस्ती नेत्र सोने का भी होगा, लेकिन फिर भी वो जब गुद भाग में डालेंगे तो तकलीफ होगी। कैथेटर ये बहुत बारीक चीज होती है, तो डालने में तकलीफ नहीं होती। एट द सेम टाइम इससे नुकसान क्या है कि बस्ती नेत्र बिकॉज मेटल का या कड़क चीज का होता था, तो अगर आपका एनल स्फिंक्टर जो है, एनल स्फिंक्टर अगर हार्ड है तो बस्ती नेत्र तो घुस जाता था। लेकिन बस्ती अगर कैथेटर से दो तो एनल स्फिंक्टर में कैथेटर घुसती नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्टेड है तो फिर क्या करना पड़ता है? उसको पहले उंगली पे ये लगा के, हैंड ग्लोव्स डाल के, उस पे जाइलोकेन या कोई जेली लेके उंगली डालनी पड़ती है पेशेंट के गुद भाग में। वहां पर उस स्फिंक्टर को थोड़ा सा डायलेट करना पड़ता है और फिर कैथेटर डालनी पड़ती है। तो देर आर सम प्लस पॉइंट्स, देर आर सम माइनस पॉइंट्स। लेकिन एनल स्फिंक्टर यूजुअली कैथेटर से खुल जाता है, मतलब कैथेटर का जो आगे का पार्ट होता है वो बहुत थोड़ा सा बाकी पीछे के पार्ट से हार्ड होता है। अगर आपने कभी कैथेटर, रबर कैथेटर देखी होगी तो, नहीं देखी होगी तो मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। दिस इज हाउ अ रबर कैथेटर लुक्स लाइक। दिस इज हाउ अ रबर कैथेटर लुक्स लाइक। इसके पीछे ये मुख्य भाग है और इसके आगे एक होल होता है, और ये पार्ट जो है आगे वाला, दिस पार्ट, दिस पार्ट, ये पार्ट थोड़ा सा हार्ड होता है ताकि ये चली जाए। एनिमा ट्यूब लिखा है, देखो यहाँ ऊपर एनिमा ट्यूब। सो एनिमा ट्यूब ये 10 का 300 रुपया मांग रहे हैं, लेकिन इतनी कॉस्टली नहीं होती, अमेजोन पे कॉस्टली मिलती होगी। नॉर्मली वन कैथेटर कम्स अराउंड 7 रुपीज। तो ये 70 रुपए का आइटम है, उसका 288 मांग रहे हैं। लेकिन वन कैथेटर इफ यू परचेज इन बल्क, दिस इज यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, तो वन कैथेटर कम्स अराउंड 7 रुपीज। अब व्हाट आई विल शो यू इज एनिमा सिरिंज। एनिमा सिरिंज देखोगे तो बहुत हंसोगे, बिकॉज एनिमा सिरिंज यूजुअली, ये देखो, ये जो है ये बस्ती पात्र है, ये जो है ये बस्ती पात्र है। इसमें ये पार्ट जो है वो गुद भाग में चला जाता है, यहाँ वाला। लेट मी एनोटेट। ये पार्ट जो है ये गुद भाग में चला जाता है, और ये बस्ती का पात्र है, 750 ml लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस पात्र को लटका देते हैं ऊपर, और इस पार्ट को गुद भाग में डाल देते हैं। और जो क्वाथ वाली बस्ती है, क्वाथ वाली बस्ती यूजुअली इससे देते हैं, ताकि 1 से 1.5 लीटर बस्ती आप दे सको। इसमें बस्ती देने में फायदा ये होता है कि जब आप बस्ती को लटकाते हैं और जब जो लेवल है वो 700 ml से नीचे चला जाए, तो आप इसी के ऊपर बस्ती और ऐड कर सकते हो। और बाकी जो एक मैंने एनिमा सिरिंज बताई, वो एनिमा सिरिंज
इस तरह से नहीं दिखती। एनिमा सिरिंज जो है, डिसेबल एनोटेशन, ओके, एनिमा सिरिंज जो है वो रेगुलर सिरिंज के जैसे ही दिखती है, जैसे ये सिरिंज है वैसे ही दिखती है वो, लेकिन वो जैसे होली की पिचकारी होती है ना, उतनी बड़ी होती है। सेम जैसे ये सिरिंज के जैसे ही दिखती है, लेकिन होली की पिचकारी बड़ी होती है। अब यहाँ पर उन्होंने प्लास्टिक ट्यूब बताई है, बट यूजुअली वी यूज रबर कैथेटर्स। एवरीथिंग विच वी यूज इन एनिमा, एवरीथिंग विच वी यूज इन एनिमा इज डिस्पोजेबल, मतलब सिरिंज से लेके कैथेटर तक सब फेंक देते हैं, वन टाइम यूज, प्लीज डू नॉट बॉईल। और जो गुद भाग के अंदर जाने वाली कैथेटर है उसको तो बिल्कुल भी बॉईल मत करना। सिरिंज को जरूर से बॉईल कर सकते हो, लेकिन बॉईल कर करके क्या हो जाता है कि वो प्लास्टिक सिरिंज जो है वो आफ्टर 15-20 टाइम्स खराब हो जाती है। तो इसीलिए आफ्टर 20 बस्तीज एक ही पेशेंट को एक ही सिरिंज लाने को बोलने का, उसको 20 बस्तीज देने का, फिर डिस्कार्ड कर देने का। दैट इज द बेस्ट थिंग। पेशेंट को ही बोलने का आप ही उबाल के लेके आओ घर पे। तो दिस इज व्हाट इज बस्ती नेत्रा एंड बस्ती पुटअप विच वी यूज करंटली। ओके, तो हम चलते हैं हमारे बस्ती पुटअप पे कि उस टाइम पे बस्ती पुटअप कैसे यूज करते थे। ओके, तो उस टाइम पे बस्ती पुटअप, उस टाइम पे प्लास्टिक सिरिंजेस वगैरह नहीं होती थी, तो बूढ़े बैल, मृग, सुअर या बकरी का बस्ती लेते थे। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो बस्ती है, दीज ऑल बस्तीज आर डिफरेंट साइजेस। बैल का यूरिनरी ब्लैडर बड़ा होगा, मृग का उससे छोटा होगा, सुअर का उससे छोटा होगा, बकरी का और छोटा होगा। तो ये अलग अलग बस्ती पुट इसलिए यूज होते थे क्योंकि उस बस्ती की साइज के हिसाब से किसको देनी है, तो उस साइज के हिसाब से बस्ती स्थिर हो। स्थिर का मतलब सब जगह सेम थिकनेस की हो। तो बस्ती स्थिर हो, सिरा रहित हो। सिरा रहित बस्ती इज अ हाईली वैस्कुलर ऑर्गन। तो बस्ती को, जैसे हम आज चमड़े के जूते पहनते हैं, तो चमड़े के जूते को हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। क्यों प्रोसेस करते हैं? ताकि चमड़ी थिकनेस सेम हो सब जगह और होल्ड करने जैसी हो, पॉलिश करने जैसी हो। तो जो भी सिरा है बस्ती के ऊपर, वो या तो झड़ जानी चाहिए या तो निकाल देनी चाहिए। क्यों? तो अगर सिरा है तो बस्ती को दबाने में तकलीफ होगी। गंध और वर्ण से रहित हो। गंध से रहित क्यों? क्योंकि पेशेंट और डॉक्टर दोनों को गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए, इसलिए गंध से रहित। और वर्ण से रहित क्यों? क्योंकि वर्ण से जब रहित करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, तो वर्ण से रहित हो जाएगी। मृदु होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दबाने में आनी चाहिए। ज्यादा थिक होगी तो दबाने में तकलीफ होगी। स्वच्छ होनी चाहिए। स्वच्छ का मतलब साफ की हुई होनी चाहिए, उसमें कोई पुराना द्रव्य नहीं होना चाहिए। और बस्ती नेत्र के नीचे वाली दो कनिनिकाओं से अच्छी तरह बंध जाए, ऐसे शेप की होनी चाहिए। तो इट शुड बी शेप ऑफ अ ड्रॉप, वाटर ड्रॉप। वाटर ड्रॉप के जैसे शेप की होनी चाहिए। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज, यूरेथ्रा का जो साइड है बस्ती का जो यूरेथ्रा का साइड है, दैट इज सैकरा, छोटा, स्मॉल। द अदर साइड विच इज द एक्सपांडेबल साइड इज बिग। तो जो यूरेथ्रा का साइड है वो बस्ती नेत्र पे बांध देते थे। अब बस्ती की योजना कब करनी चाहिए पेशेंट में? शुभ दिन या शुभ मुहूर्त, आज की तारीख में पॉसिबल नहीं होता, बट शुभ दिन या शुभ मुहूर्त पे करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप ये देख सकते हो कि कौन सा काल चल रहा है, राहु काल चल रहा है, गुरु काल चल रहा है, लाभ काल चल रहा है, ऐसा देख सकते हो। बट आज की तारीख में पॉसिबल नहीं होता। शुक्ल पक्ष में देनी चाहिए। शुक्ल पक्ष मतलब वेनिंग मून, जिसमें चंद्र जो है वो अपनी साइज से बढ़ रहा है, मतलब अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में बस्ती की योजना करने को कहा गया है। अन्न पचन होने के बाद देनी चाहिए। अगर आपको याद हो तो अनुवासन बस्ती में उन्होंने कहा है कि उसको भूख नहीं लगी हुई होनी चाहिए, और आस्थापन बस्ती में भूख
नहीं लगी होनी चाहिए, प्लस भोजन पचा हुआ होना चाहिए। तो अन्न पचन के बाद मतलब खाने के 1-2 से 3 घंटे बाद, खाने के 1-2 से 3 घंटे बाद आप आस्थापन बस्ती दे सकते हो। और अनुवासन बस्ती जो है वो खाने के तुरंत बाद भी दे सकते हो। और मन स्थिर होना चाहिए। मन स्थिर क्यों होना चाहिए? क्योंकि एज आई टोल्ड यू, ऑल दीज ऑर्गन्स आर सप्लाइड बाय द वेगस नर्व, द लॉन्गेस्ट नर्व। तो अगर मन स्थिर होगा तो पेशेंट डरा हुआ नहीं होगा और पेशेंट ठीक तरह से बस्ती ले पाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग ऑल कर्म, कितना भी छोटा कर्म हो, भले आपको पेशेंट को लेप भी लगाना हो, छोटे से छोटा कर्म हो, तो भी आज की तारीख में वर्क इंस्ट्रक्शंस गिविंग टू द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि हेडेक के लिए आप बस्ती दे रहे हो, आपने पेशेंट को बोला बस्ती देनी है, अंदर चले जाओ, कपड़े उतार लो बोला, तो पेशेंट तुरंत ये हो जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव वर्क इंस्ट्रक्शंस टू द पेशेंट कि मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं। अगर फीमेल है तो यू शुड ऑलवेज हैव अ फीमेल अटेंडेंट फ्रॉम योर साइड। पेशेंट के रिलेटिव को अंदर नहीं लेना है, your side you should have a female attendant from your side, which is also very important according to current consumer satisfaction laws या consumer protection laws। क्योंकि कल को पेशेंट ने आपके ऊपर कोई, दिस इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल फॉर मेल डॉक्टर्स, whenever you are giving basti to a patient, always cover her area। एक सर्जरी का टॉवेल आता है जिसमें एक होल होता है, तो बस वो होल जो है वो गुद भाग पे रहना चाहिए, बाकी पूरे बटक्स कवर होने चाहिए। ये सब चरक ने नहीं बताया है, बट दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू इज प्रैक्टिकल, बिकॉज पेशेंट इज हाफ न्यूड, अर्धनग्न अवस्था में होता है। तो जब पेशेंट सोता है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का सर्जिकल टॉवेल डालना जरूरी है। सर्जिकल टॉवेल ओनली एक्सपोजेस द पार्ट on which the procedure has to be done। तो this is something which you should remember while doing बस्ती योजना। अब बस्ती की योजना कर ली, बस पेशेंट को डिसाइड कर लिया, बस्ती के जो चीजें हैं वो ले आई, बस्ती पुट ले आया, बस्ती नेत्र ले आए। अब हमको बस्ती बनानी है, तो बस्ती बनाते कैसे हैं, अनुवासन द्रव्य को कैसे बनाते हैं और निरूह द्रव्य को कैसे बनाते हैं। तो जब पेशेंट को आप टाइम दे दो तो यूजुअली प्रैक्टिकली इट इज इंपॉर्टेंट दैट आधा घंटा पहले आपकी बस्ती रेडी होनी चाहिए। आधा घंटा पहले से आप बस्ती बनाना चालू कर देने चाहिए। आधा घंटा पहले अगर बस्ती बनाएंगे तो सिंपल सा चीज है कि इट इज आइडियल दैट यू टेक एन एडवांस फ्रॉम द पेशेंट। ये भी चरक ने नहीं कहा है, मैं बता रहा हूँ। यू टेक एन एडवांस फ्रॉम द पेशेंट सो दैट आप अगर बस्ती द्रव्य बनाओ और पेशेंट आए नहीं, क्योंकि बाकी सिरिंज और कैथेटर तो आप दूसरे पेशेंट को यूज कर सकते हो या वो पेशेंट ले आएगा, लेकिन बस्ती द्रव्य जो है वो आपको बनाना है। तो बस्ती द्रव्य बनाते कैसे हैं? सबसे पहले जिन द्रव्यों की, अब ये जो है आप चरक जब पढ़ोगे तो चरक में लिखा हुआ होगा कि मदन फल लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। जया कोई क्वेश्चन है? ओके तो नो सर। ओके तो बस्ती द्रव्य बनाने के लिए चरक ने तो बहुत सारे द्रव्य बताए हैं, बट दैट इज इंडिकेटिव। इंडिकेटिव मतलब आप अपने हिसाब से द्रव्य को ले सकते हो। कौन सी चीजों का बस्ती देना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। चरक ने एक बस्ती बनाने का ये बताया है कि इस बस्ती को कैसे बनाएं। उसमें ड्रग्स बताए हैं बट दे आर इंडिकेटिव। आप अलग ड्रग्स भी ले सकते हो, जैसे पेशेंट का व्याधि है उस हिसाब से। तो ड्रग्स को लेना चाहिए आपने। ड्रग्स मतलब हर्ब्स को लेना चाहिए। हर्ब्स को लेके उसको 16 गुना पानी में उबालना चाहिए, 1/4 कर लेना चाहिए, मतलब 4 गुना पानी शेष रह जाए इस हिसाब से उबालना चाहिए। फिर उसमें प्रक्षेप द्रव्य डालने चाहिए। पहले फिल्टर कर लें उसको ताकि जो भी उसमें लकड़ी है या चूर्ण है वो चला जाए, और फिर उसमें प्रक्षेप द्रव्य डालने चाहिए। प्रक्षेप द्रव्य क्या होते हैं?
प्रक्षेप द्रव्य वो होते हैं जो क्वाथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, वो प्रक्षेप द्रव्य हैं। जैसे हम खीर बनाते हैं तो खीर के ऊपर हम क्या डालते हैं, केसर डालते हैं, केसर इज अ प्रक्षेप द्रव्य। जैसे हम कैरी का पना बनाते हैं, कच्ची कैरी का, तो कच्ची कैरी का जो पना बनाते हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा शक्कर डालते हैं, तो दैट मिक्सेस अप नाइसली विद द बस्ती द्रव्य। तो ऐसे बस्ती द्रव्य लेने चाहिए, मतलब ऐसे प्रक्षेप द्रव्य लेने चाहिए जो बस्ती के गुणों को बढ़ाए, बस्ती को ज्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होने में मदद करे, प्लस जो बस्ती द्रव्य की एफिकसी को बढ़ाए। तो चरक ने जो भी बस्ती बताई है उसमें उसने बस्ती द्रव्य क्या दिया है, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा मधु, मधु मतलब शहद, सेंधव डालने को बोला है, इसका पेस्ट बना के। तो तेल, मधु, सेंधव का पेस्ट बना के प्रक्षेप द्रव्य डालने को बोला है क्वाथ में। अब यहाँ पर मधु और सेंधव और तेल, इसका गुण क्या है समझना चाहिए। ऑस्मोसिस नाम का एक चीज पढ़ा था जिसमें आपने ये समझा था कि जहां पर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, वहां से जहां पर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तो ऑस्मोसिस चालू हो जाता है। तो सिंपल सा चीज है, जब आप सेंधव डालेंगे उसमें तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेंधव इन द बस्ती द्रव्य इज मोर देन दैट इन द सेल वॉल, सो दैट इज व्हाई बस्ती गेट्स एब्जॉर्ब्ड बेटर सेंधव डालने की वजह से। दूसरा, ऑयल और मधु दोनों चिपचिपे हैं, तो बस्ती द्रव्य में जो भी चीज है उसको इंटेस्टिनल या रेक्टल वॉल में एड्सॉर्ब करने के लिए फायदा होता है। तो इसीलिए तेल, मधु और सेंधव का पेस्ट बना के क्वाथ में प्रक्षेप करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन सब चीजों को, मतलब क्वाथ और प्रक्षेप द्रव्यों को एक पाउच में डालो, मतलब बस्ती में भी डाल सकते हैं, और उसको चर्न करो। जैसे हम दही को चर्न करके उसमें से मक्खन और छाछ अलग करते हैं, वो एक चर्निंग ये आता है। आजकल तो ब्लेंडर से करते हैं यूजुअली, बट उस टाइम पे एक लकड़ी का ये आता था जो बहुत पुराना, शायद कभी किसी ने देखा हो, तो वो चर्न करते हैं। चर्न करने से क्या हो जाता है कि ये जो प्रक्षेप द्रव्य हैं वो बस्ती में ज्यादा अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। अगर ऊपर ही हम जब शरबत बनाते हैं और शरबत पे केसर डालते हैं तो क्या करते हैं, चमचे से चर्न करते हैं, गोल 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 घुमाते हैं। तो वैसे ही चर्न करना जरूरी है ताकि वो प्रक्षेप द्रव्य बस्ती द्रव्य में ठीक तरह से मिक्स हो जाए। फिर टाई द पाउच टू द नेत्र, बस्ती नेत्र में जो नीचे की दो कर्णिकाएं हैं उस पर वो बस्ती ठीक तरह से बांध लेना चाहिए। फिर उस नेत्र के ऊपर एक कैप होनी चाहिए, जो कैप आप रिमूव कर सकते हैं और बस्ती को दबा के ऊपर तक बस्ती द्रव्य ले आ सकते हैं। whenever you are inserting something in the human body, always see to it। जब इंजेक्शन भी देते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा इंजेक्शन दबा के उस इंजेक्शन की सुई के ऊपर थोड़ा सा फव्वारा लाते हैं। क्यों लाते हैं, क्योंकि एयर नहीं जाए, बॉडी में एयर नहीं जाए। तो इसीलिए बस्ती द्रव्य, बस्ती पुट को दबा के नेत्र के ऊपर तक उस बस्ती द्रव्य को ले आना है, ताकि नेत्र में अगर कुछ हवा फंसी हुई है तो वो निकल जाए। और फिर बस्ती नेत्र के टिप जो है, मतलब जो बेर की या मुद्ग की या हरेणु के आकार की है, वो बस्ती नेत्र के जो टिप है उसके ऊपर अंगूठा रख देना चाहिए। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हवा वापस अंदर नहीं जाए। तो इतना सब करने के बाद आपका अनुवासन द्रव्य का बस्ती रेडी हो गया। अब रेडी होने के बाद वी विल सी कि रुग्ण को तैयार कैसे करना चाहिए। रुग्ण को तैयार करने के लिए पहले रुग्ण को स्नेहन देना चाहिए पूरे शरीर में, और खास करके गुद भाग में स्नेहन। पूरा बटक्स पे देने का जरूरत नहीं है, लेकिन गुद भाग में स्नेहन देना जरूरी है। गुद भाग में स्नेहन देते हैं तो बस्ती नेत्र जो है वो शरीर में जाना इजी हो जाता है।
बस्ती नेत्र शरीर में गुद भाग में अंदर जाना इजी हो जाता है। आज की तारीख में हम गुद भाग में भी स्नेहन देते हैं, प्लस कैथेटर की जो टिप मैंने बताई थी उसको भी स्नेहित करते हैं ताकि वो अंदर सरक जाए। स्नेहन दे, फिर वेगोदीरण रुग्ण कैसे होना चाहिए? वेगोदीरण हुआ होना चाहिए, मतलब टॉयलेट करके आना चाहिए। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड आस्क पेशेंट को कि आपने सुबह टॉयलेट कर लिया क्या, संडास हो गया क्या? क्यों? नहीं तो क्या हो जाता है, जब बस्ती देते हैं तो बस्ती तुरंत शरीर में से बाहर आ जाता है। तो वेगोदीरण इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट आज की तारीख में भी। और अक्षुधित होना चाहिए। अक्षुधित मतलब भूख नहीं लगी हुई होनी चाहिए उसको। योग्य ऊंचाई की कॉट, योग्य ऊंचाई की कॉट पे पेशेंट को लिटा देना चाहिए, चद्दर बिछा देनी चाहिए। अब ये योग्य ऊंचाई की कॉट अलग अलग डॉक्टर्स की अलग अलग ऊंचाई हो सकती है। यूजुअली द थंब रूल इज कि कॉट जो है जहां पर पेशेंट सोए वो डॉक्टर की कमर से थोड़ी ऊपर आ जानी चाहिए। बहुत ऊंची कॉट लोगे तो भी तकलीफ होगा, बहुत नीची कॉट लोगे तो भी तकलीफ होगा। तो डॉक्टर के कमर के जस्ट ऊपर कॉट आ जानी चाहिए, तो उस पे चद्दर बिछा के पेशेंट को सुला दे। ऐसे चरक ने कहा है। कॉट या तो समांतर हो या तो नतमस्तक हो। समांतर मतलब पैरेलल टू द ग्राउंड, नतमस्तक मतलब हेड लो, हेड लो, सर की तरफ थोड़ी सी नीचे और पांव की तरफ थोड़ी सी ऊपर। तो नतमस्तक कॉट ले सकते हैं, उसका फायदा ज्यादा होता है, लेकिन समांतर भी अगर हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट को लेटाने के बाद सुलाना कैसे चाहिए? वाम कुक्षी पर। वाम कुक्षी मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पर सुलाना चाहिए। और पेशेंट को बोलना चाहिए कि उसी का हाथ तकिया की तरह रखकर सो जाए। उसी का हाथ उसके सर पे नीचे रखकर, सर के नीचे रखकर सो जाए। ठीक है, तो ऐसे सुलाना चाहिए। वैद्य को बस्ती कैसे देनी चाहिए? पेशेंट का जो अगर हम लेफ्ट साइड पे सोएंगे तो हमारा दक्षिण पांव जो है, राइट पांव ऊपर आ जाएगा। तो दक्षिण पांव को कोष्ठ की तरफ मोड़े पेशेंट के। हाँ, वैद्य अपने पांव को नहीं मोड़ेगा, पेशेंट के पांव को कोष्ठ की तरफ मोड़ेगा। तो जब पेशेंट के पांव को कोष्ठ की तरफ मोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, जो गुद भाग है वो क्लियरली दिखना चालू हो जाएगा। फिर गुद और नेत्र का स्नेहन करें और पहली कर्णिका तक नेत्र को अंदर डालें। करंटली व्हेन यू आर यूजिंग अ कैथेटर उसमें कर्णिका नहीं होती। तो सिंपल सा चीज है कि 4 या 5 अंगुल आपको अंदर तक डालना है। आज की तारीख में जब आप बस्ती देते हैं और किसी का अगर एनल स्फिंक्टर ज्यादा बड़ा है तो यू विल फाइंड दैट जब आप बस्ती दे रहे हैं तब आपको बस्ती देते वक्त तकलीफ होती है। यू आर नॉट एबल टू मूव द बस्ती इनसाइड, आप बस्ती को पुश नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा है तो व्हाट यू हैव टू डू इज थोड़ा और बस्ती के कैथेटर को अंदर डाल दें, ताकि अगर एनल स्फिंक्टर उस बस्ती को बाहर आने से रोक रहा है तो एनल स्फिंक्टर को बाईपास करके वो जो कैथेटर का होल है वो अंदर चला जाए। तो गुद और नेत्र का स्नेहन करके कर्णिका तक नेत्र को अंदर डालें, फिर धीरे से सीधे और मेरुदंड के समांतर। अब ये जो चीजें हैं ये नेत्र में पॉसिबल है, कैथेटर में इनका रियली कोई यूज नहीं होता। सीधा डालना है इतना तो समझ में आता है क्योंकि एनल स्फिंक्टर है तो कैथेटर यहाँ वहां जा ही नहीं सकता। लेकिन अगर नेत्र है, जब नेत्र होता था तब ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, बिकॉज नेत्र वॉज अ हार्ड थिंग। बस्ती नेत्र हार्ड होता था, लोहे का या सोने का बना हुआ होता था। तो इसीलिए धीरे से डालें ताकि पेशेंट को तकलीफ नहीं हो। सीधे डालें और मेरुदंड के समांतर मतलब पैरेलल टू द स्पाइनल कॉर्ड और पैरेलल टू द वर्टिब्रल कॉलम, ऐसे डालना है। आज की तारीख में ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज वी आर यूजिंग कैथेटर्स। बस्ती नेत्र को अंदर डालते वक्त आपका हाथ जो है वो हिलना नहीं चाहिए। नो ट्रेमर्स, नो ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मतलब ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और स्विफ्ट डालना चाहिए, मतलब रुक रुक के नहीं डालना चाहिए, स्विफ्टली डालना चाहिए। स्विफ्टनेस इज व्हाट इज इवन करंटली इंपॉर्टेंट।
स्विफ्टनेस से क्या हो जाता है कि जो प्रेशर है उससे कैथेटर अंदर चली जाती है। बाकी ट्रेमर्स और ट्रेम्बल इज रियली नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, लेकिन जब नेत्र से बस्ती दिया जाता था तो बिकॉज नेत्र वॉज हार्ड, ट्रेमर और ट्रेम्बल वेर इंपॉर्टेंट, ताकि गुद के आजू बाजू का जो वॉल है अंदर का उसमें जाके कोई व्रण नहीं हो, इसीलिए ट्रेमर्स और ट्रेम्बल्स वेर इंपॉर्टेंट। तो एक बार आपने बस्ती नेत्र को अंदर डाल दिया तो पुट को धीरे से दबाएं, जोर से दबाएं, और एक ही बार जोर से दबाएं। मतलब रुक रुक के पिचकारी की जैसा थोड़ा थोड़ा नहीं मारना है, जैसे हम होली की पिचकारी मारते हैं वैसे। द स्पीड शुड बी सिंगल, मतलब जैसे हमारे नल से पानी आता है कि इतना मिलीलीटर पर सेकेंड, तो उस अच्छी स्पीड से एक ही बार में पुट को दबाना है, विच इज पॉसिबल। जब हम आज की तारीख में अनुवासन बस्ती देते हैं तो वी कैन इजीली रेगुलेट द स्पीड बाय पुशिंग द सिरिंज एट अ सेम स्पीड। तो धीरे से दबाएं, एक ही बार जोर से दें, और एक बार बस्ती पूरा हो जाएगा तो नेत्र को बाहर धीरे से खींचें। जोर से नहीं खींचना है, जोर से खींचेंगे कैथेटर तो क्या हो जाता है, इरिटेशन होके बस्ती वापस आने का चांस होता है। ये आज की तारीख में हम कैथेटर से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन उस जमाने में भी अगर बस्ती नेत्र जोर से बाहर खींचा गया तो बस्ती बाहर निकल जाती थी। तो हमने आज क्या देखा, बस्ती का द्रव्य कैसे बनाना है, बस पेशेंट को कैसे लिटाना है, और वैद्य को बस्ती देने के पहले क्या क्या करना चाहिए। तो आज हम यहीं रुक जाते हैं।